और स्टेज पे बैठे हुए रिस्पेक्टर आजीज सर, रजाक सर और माजिद अली सर, सबको मेरा सलाम। और रजाक सर ने मुझे इस प्रोग्राम के लिए दावत दिए, इनवाइट किए, इसके लिए मैं पहले शुक्रगुजार उनकी, और इस नई प्रोग्राम का हिस्सा बनी, इसलिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं भी प्रोग्राम को बहुत लेट हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। मेरे लाइफ का जर्नी जो है, मैं जिस मकसद से यहाँ पर आई हूँ उस हिसाब से मैं बात करूँगी। मेरे लाइफ का जर्नी जो है, मेरे करियर का जर्नी है, मैं इन शॉर्ट में बताऊँगी। मैं एक छोटे से गांव से, जो अपना तालुका प्लेस आपको यहाँ से 22 किलोमीटर वहाँ की हूँ। मेरा गाँव वो है, मेरा मायका वो है, और अभी मेरा ससुराल जो है, वैसे मैं बॉम्बे में सर्विस करती, इसलिए मैं बॉम्बे में रहती हूँ, और मेरा ससुराल कर्नाटक है। तो मेरा जो लाइफ का सफर है वो अकोले से स्टार्ट हुआ। हम लोग 7 बहने हैं और 2 भाई हैं। ये जो स्टेज पे बैठे हैं गनी भाईजान, ये हमारे फुफीजात भाई है, और हमारे बहने भी हैं, दोनों भी रिश्ते के साथ में हमारे। और अभी देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ क्या जो संगमनेर में एजुकेशन चल रहा है, इसमें इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो बहुत खुशी हुई। और मेरे एजुकेशन में भी इनका ऐसा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। मैं जब हम लोग 7 बहने 2 भाई, और हमारे अब्बा का जो बिजनेस, एक छोटा सा इमली का बिजनेस था, और मैं ये 33 ईयर्स पहले, मेरे सर्विस को 33 ईयर्स हुए। उसके पहले की मैं आपको बात बताई, 35 ईयर्स पहले जो है, लड़कियों को, खास करके मुस्लिम लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, उस तरह का माहौल नहीं था पढ़ाने का, और उसमें हम 7 बहने। तो आप सोच सकते हो क्या हम लोग के घर के हालात क्या होंगे, और इस तरह से लड़कियों को तब इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी, पढ़ाने का माहौल नहीं था, और मुस्लिम लड़कियाँ। तो हम लोग सबको अपने, और हमारे जो पढ़ाई में जो मैं अभी खड़ी हूँ, ये सब सिर्फ मेरे माँ और मेरे बाप की वजह से, क्योंकि उनका जो मेरे पढ़ाई में योगदान रहा, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, वो बहुत लाजवाब था। उन्होंने कभी भी हमारे पढ़ाई के लिए अपोज नहीं किया, हमेशा सपोर्ट किया। तो अब्बा ने, अम्मी ने हमको बहुत, हमारे अब्बा अम्मी सिर्फ चौथी पास थे, दोनों भी, वो पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा, लेकिन लड़कियों को पढ़ाना है, उनके दिमाग में बहुत फिट था कि हमारे लड़कियों को आगे बढ़ाना है। हम लोग का 10th, मेरा जो 10th है वो मॉडर्न हाई स्कूल में मराठी मीडियम से हुआ, और उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन है अकोले कॉलेज में, आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज है, उसमें सिर्फ मराठी मीडियम के ही कॉलेज है, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम नहीं है। तो वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन BA में हुआ। उसके बाद का जो सफ़र था, वो गाँव में हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं था, तो अब्बा की परमिशन नहीं थी, और हम लोग की जॉइंट फैमिली, तो उसमें भी परमिशन नहीं थी कि लड़कियों को आगे पढ़ा देगा। तो अभी आगे का पढ़ना है तो कहाँ पढ़ना है, और सर्विस तो कुछ मिल नहीं सकती ग्रेजुएशन के बाद में। तो अब्बा से मैंने बोला, अब्बा मुझे पढ़ना है। तो MA के लिए जो था वो संगमनेर में कॉलेज था, अकोले में कॉलेज नहीं था। अब्बा ने बोला, अभी तुम बाहर नहीं जा सकते हो। तो मैं एजुकेशन, मैंने एक्सटर्नल MA के लिए एडमिशन लिया, और मुझे पढ़ना ही था, आगे बढ़ना। तो एक्सटर्नल एडमिशन लेकर मैंने पूना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। एग्जाम के लिए मैं संगमनेर में आती थी, सिर्फ एग्जाम के लिए आती थी, एग्जाम देती थी, करती थी। उसके लिए भी अब्बा ने गनी भाइयों की तो रखा था, और गनी भाइयों का तो बहुत स्ट्रिक्ट थे गनी भाई, तो उन्होंने एक ऑटो रखा था। अभी भी वो ऑटो मेरे को छोड़ने के लिए आती थी, वहाँ पर छोड़ के वापस मुझे लेने के लिए आती थी। मेरे एग्जाम खत्म होते हुए वापस लेकर जाती थी। उनके निगरानी में एकदम कड़े बंदोबस्त में मेरा एग्जाम हो गया वो। तो ऐसे मैंने 4 जो है, जो मेरे MA का 2 साल जो मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद और मुझे पढ़ना था, क्योंकि जॉब का था इशू, मुझे जॉब करना था। मैंने अब्बा से बोला, अब्बा मुझे और पढ़ना है। तो अब्बा बोले कि नहीं, अभी बस 40 की बातें करते, तुम लोग का शादी हो जाएगा और तुम अपने घर चले जाओ। लेकिन जिस तरह से घर का माहौल और जो बाहर का मैं देखती थी लड़कियों के लिए क्या है, तो मुझे लगा बैंक का जॉब, टीचिंग, ये जो है, ये सब कॉमन जॉब है लड़कियों के लिए। तो मुझे कुछ अलग करना था, इसलिए मैंने सोचा नहीं, मुझे कुछ हटके करना है, और मेरे माँ बाप के लिए और मेरे बहनों भाइयों के लिए मुझे कुछ ऐसे करना है जिससे वो सिक्योर हो, जिससे उनको सिक्योर महसूस हो, क्या कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठाए और उनको तकलीफ भी नहीं। ये सब चीज़ें थी उसमें, कुछ चीज़ें नहीं बता सकते हम। फिर मैंने अब्बा को बोला, मुझे PSI करना है। वही कहने लगे, अभी लड़कियाँ कहाँ PSI है, सब आदमी लोग का क्या काम है, फिर लड़कियाँ वगैरह बनने लगे। बोले अब्बा नहीं, मुझे बनना है, लेकिन कोई गाइडेंस के लिए नहीं था। तो पेपर में कुछ पढ़ते थे, किसी के फोटो देखते थे कि कोई लड़कियां बन रही PSI, लेकिन कोई हमको गाइडेंस के लिए नहीं था, डायरेक्शन किसी ने नहीं दिया। फिर मैंने पेपर में ऐड करा, पढ़ने के बाद में मेरे वहाँ पर जब 15 बजे के लेटर आते थे,
वो कार्ड पे मैंने वो कॉलेक्टर सर थे उनको कांटेक्ट करना स्टार्ट किया। वो भी मुझे वो लेकर के दौरे बताते थे कि कब एग्जाम आने वाली क्या। अब्बा को बोला अब्बा ये जो एग्जाम है पुणे में क्लास लगाना है। अम्मा ने बोले मुझे बिल्कुल नहीं जा सकती तुम, और खास करके मैं लड़की हूँ इसलिए नहीं जा सकती। मेरे पास जब हम लोग के अब्बा का जो इमली का बिजनेस है तो हम लोग खुद भी इमली फोड़ते थे और वो पैसा जमा करते थे। तो मेरे पास 750 रुपए थे। मैंने बोला अब्बा अगर तुम नहीं भेजोगे तो मैं चले जाऊंगी, आपको भेजना है या नहीं भेजना आप सोच लो। तो उस टाइम में जो जमाना था तो बहुत था, इज्जत का लोग बहुत ख्याल रखते थे। तो अब्बा को लगा ये अकेली चली जाएंगी तो क्या होगा। अब्बा ने मेरे भाई को साथ में भेजा, चाचा भाई को, और बोला इसको पुणे छोड़ के आ जाओ। फिर मैं मेरे बहन के पास हमारी मेरी बहन है उसके पास मैं 1 साल रही। रहने के बाद मैंने क्लास लगाया वहाँ पर। लेकिन जब क्लास लगाई तो मुझे लग रहा था कि मैं सबसे पीछे हूँ, कम हूँ, क्योंकि मैं गाँव से आई थी। और वहाँ के जो लड़कियाँ थे मेरे साथ में मॉडर्न कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज, एसपी कॉलेज, यहाँ पर पढ़े हुए थे। और मैं आपको एक मराठी मीडियम कॉलेज से पढ़ी थी, मराठी मीडियम के स्कूल से पढ़ी थी, एक मुस्लिम महिला। तो मुझे बहुत मतलब कुछ अलग लगता था कि मैं इससे कुछ अलग हूँ। लेकिन मैंने जो फर्स्ट क्लास लगाया वो यूपीएससी का लगाया। लगाने के बाद वहाँ पर है ना इंग्लिश मीडियम में वहाँ पर जो पढ़ाई के लिए सर थे, जादव सर थे, आईएएस थे, वो इंग्लिश में बताते थे और मैं वो इंग्लिश का जो था वो मराठी में लिख के लिखी थी। लेकिन मुझे बहुत जज्बा था कि मुझे पढ़ना है, एक वर्ड में ऐसे घुटना नहीं था। बाकी बच्चे ध्यान नहीं देते थे और मुझे पूछते थे शबाना क्या लिखा होगा, तो मैं उनको बताती थी क्या लिखा है। तो मैंने वो पहला क्लास लगाया। तो सर को ये समझ में आया कि लड़की में बहुत सी इसको इंग्लिश नहीं समझता है लेकिन इसको पढ़ना है, उसको बनना है। तो सर ने मेरे ऊपर खास करके ध्यान देने के लिए बहुत स्टार्ट किया। और मैंने मतलब जो दिन ने देखा, रात ने देखा, और मैंने सोचा नहीं मुझे यहाँ से तो बन भी जाना है, ऐसे जाना ही नहीं आपको लेकर। फिर मैंने एमपीएससी का क्लास लगाया वहाँ पर, दिन रात बहुत पढ़ेगी। तब भी एमपीएससी के लिए तो आपको 10-12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई करना है कंटिन्यू। अभी तो 22 आवर्स बच्चे लोग बहुत पढ़ते हैं। अभी जिस तरह से कंपटीशन है, हम लोग के वक्त भी कंपटीशन था। तो मैंने बहुत पढ़ाई किया और मुझे वापस नहीं जाना था पीएसआई बनने के बगैर। मैं इसलिए बता रही हूँ और मैं आज खास इसलिए आई हूँ सब लोग के लिए। मेरा कोई आने का प्लान नहीं था यहाँ पर। आप मेरे घर की एक शादी थी, वो मुझे अटेंड करना था। आए साजिद साहब ने और आपके प्रिंसिपल रजा सर ने मुझे इतना कन्विंस किया, हमारे गरीब भाईजान के घर पे आके बैठे और बाकी भी कुछ चीजें इन्होंने अरेंज की। लेकिन मुझे इस प्रोग्राम में लेकर आए, मुझे बॉम्बे भी जाना है वापस। तो मेरा भी एक फर्ज बनता है क्योंकि मैं अकोले जो है तालुका, वहाँ से तालुका तक की हूँ, मेरे यहाँ पर रिश्तेदार है और मुझे लगता है कि कौम के लिए और समाज के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन है। और अगर मैं यहाँ पर आई हूँ तो मेरे वजह से अगर कोई ये जो बच्चे जो पेरेंट्स है और जो इसमें से अगर 5 भी बच्चे बनते हैं एमपीएससी यूपीएससी के, तो मेरा आने का जो है तो फुलफिल हो जाएगा। इसके लिए मैं खास करके आप लोग के लिए आई हूँ यहाँ पर। तो इस चीज का आप ध्यान में रखिए। वहां पर एमपीएससी का क्लास लगाने के बाद में जो क्लासेस चालू थे वहां से मैं शिवाजी नगर में रहने के लिए थी। एक चीज में मैं क्यों बताना चाह रही हूँ, आजकल के बच्चे लोग के पास में पेरेंट्स बच्चों को पैसा देते रहते, बच्चों को पैसे की वैल्यू नहीं है। तो शिवाजी नगर से मुझे गोखले नगर बस से जाना पड़ता था, तो 1.5 रुपया टिकट था, सिर्फ 1.5 रुपया। तो मैं सुबह हम लोग को 7 बजे क्लास होता था, तो 5:30 बजे उठकर जाओ, बस स्टॉप पे जाओ, फर्ग्यूसन के बस स्टॉप पर जाओ। और वो मैं रोज से दुआ करती थी बस नहीं आ रही। एक्चुअली बस आने के लिए मैं वहाँ खड़ी रहती थी, लेकिन मेरे दिल में एक होता था कि बस नहीं आ रही, कि मेरा 1.5 रुपया बच जाएगा। और मैं वहाँ से फिर बहुत सारे लड़के लोग वहाँ से जाते थे, जो स्कूटर पुणे में स्कूटर का बहुत कल्चर है, तो उन लोग बोलते थे शबाना चलो, लेकिन मैं नहीं देखती थी उनके पास क्योंकि और प्रॉब्लम क्या है, उनके बाइक पे नहीं जाना मुझे। तो ऐसे करके मैं वहाँ से पैदल निकल जाती थी और मेरे 1.5 रुपया बचा लेती थी। तो ये पैसे की वैल्यू की बता रही हूँ। मेरे पापा बहुत मेहनत करते थे और उन्होंने मुझे जो था हम लोग एक फॉर्म भरते थे ईबीसी का फॉर्म, फीस माफ के लिए। फीस आपको सबको मालूम है सर को, तो वो फॉर्म के लिए भी हमारे पास कभी कभी पैसे के लिए हमको प्रॉब्लम होती थी। तो मुझे लगता था कि पैसे भी हमें वेस्ट नहीं करना है। मैंने बाद में रिटर्न पास कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर हुई, लेकिन अभी फिजिकल का टाइम आ गया। आने के बाद में उसके दरमियान छुट्टी थी, तो अभी मेरे साथ बहन के पास रहती थी, ज्यादा दिन रहना भी ठीक नहीं, लेकिन मेरे को जाने का नहीं था। गाँव में सबको पता था कि एमपीएससी के क्लास के लिए गई है और गाँव में बहुत चर्चा रहती कब आएंगी, पास हुई क्या नहीं, और ज्यादा मतलब बनने से ज्यादा निगेटिव ज्यादा होती। तो
मैंने बोला मुझे नहीं जाना है, वापस आप बोला बनने के बाद ही मैं जाऊँ। फिर फिजिकल क्लास चालू हुआ तो ट्रैक सूट पहनना था, वो बहुत बड़ा मसला है, मुझे अभी भी टेंशन आ जाता है। ये प्रोग्राम में आते भी मैं बहुत सोच रही थी, सीरतुन नबी का प्रोग्राम है, मैं पैंट शर्ट पहन के आ रही हूँ, लोग मुझे लाइक करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं है, तो मुझे बहुत हेजिटेशन था। मैंने 10 बार इसके ऊपर सोचा मैं आऊँ या नहीं आऊँ। ये सब लोग अभी जो माहौल देख रही मैं अलग है और मैं सबसे अलग हूँ यहाँ पर, और मुझे लगता है मैं सबसे अलग भी हूँ, राइट। तो मेरा जब फिजिकल आया तो मुझे ट्रैक सूट लेना था और हमको सलवार कुर्ता पहन के आता था। तो सर ने बताया कि कल से अपन ट्रैक सूट पे आना है ग्राउंड पर। ट्रैक सूट खरीदने के लिए मैंने बहुत टाइम लगाया क्योंकि मुझे नहीं पहनना था, शर्म आती थी, हेजिटेशन था। ठीक है ठीक है। तो ट्रैक सर ने बताया कि अभी आपके पास ट्रैक सूट नहीं है, आपको आना नहीं था। और वो हमारे जो सर थे वो आर्मी से रिटायर्ड थे, तो आप सोच सकते हो किस लैंग्वेज में बात करते होंगे। नहीं स्ट्रिक्ट नहीं, वो अलग उनका ये था और वक्त बड़ा तो मारते भी थे हमको। अच्छा। तो सर ने कहा कि आना नहीं क्लास में। मैंने ट्रैक सूट तो ले लिया पुणे में जो फर्निचर के पीछे शॉप है वहां से, लेकिन मैं ट्रैक सूट नहीं पहनती थी। मैं हर रोज बैग में ट्रैक सूट लेके जाती थी, सलवार कुर्ता पहनती थी और दुपट्टा है ना मेरा इस तरह से बांध कर, पूरा ऐसा बांध कर मैं ग्राउंड पे भागती थी। तो मैं सबसे अलग लगती थी। सर मुझे वहां से ये मतलब चिल्ला कर बोलते थे बाहर निकल यहाँ से, ये ग्राउंड पे नहीं चलने वाला। फर्निचर के ग्राउंड में मेरा प्रैक्टिस होता था। मैंने बहुत दिन सर का जो चिल्लाते थे सुना सुना सुना, लेकिन सर ने बोला अभी इसके बाद नहीं आएंगे ग्राउंड में। मतलब सर मुझे शर्म आती है, सर ये हम लोग नहीं पहनते, तो पता इसके बाद तुम भाग नहीं सकते यहाँ पर। फिर मैंने ट्रैक सूट पहनना स्टार्ट किया, लेकिन रनिंग के वक्त शॉर्ट पहनना पड़ती है। अभी और मसला आ गया, शॉर्ट मतलब शॉर्ट पैंट होती है, और शॉर्ट पैंट तो मैं पहन के जाती थी, लेकिन वो उस पर भागती नहीं थी, उसके ऊपर ट्रैक सूट वापस। मुझे रोना भी आता था, क्या करे सब, मतलब ये माहौल का असर था, तरबियत का असर था, अपने घर में नहीं चलता था ये सब। मैंने कभी भी फर्ग्यूसन कॉलेज में शॉर्ट पहन के नहीं मांगी, मैं वो ट्रैक सूट पहन के भागती थी। जब एग्जाम आई मेरी फिजिकल एग्जाम आई, मैंने शिवाजीनगर पुलिस ग्राउंड पे एग्जाम दिया। मेरे बहन से कहा तुम एग्जाम के ग्राउंड पे आना है, लेकिन भाईजान को नहीं बोलना कि मेरी आज एग्जाम है। तो उसने कहा क्यों? मैं बोला मैं आज शॉर्ट पे भागने वाली हूँ, और मैं नहीं भागेंगे तो सर मुझे क्या करेंगे पता नहीं। और वहां पर कंपटीशन भी था, तो मैं उस दिन जब भागी 200 मीटर का रन था हमारा, और जब भागी तो मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, और उसी दिन मैं बहुत अच्छे क्लियर हो गई एग्जाम। बहुत बढ़िया। मतलब वो एग्जाम एक तो रिटन का एग्जाम क्लियर हो गई, एक फिजिकल हो गया, तो कॉन्फिडेंस आ गया कि अभी इसमें मार्क्स अच्छे मिले तो मेरा इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा। इंटरव्यू में जब शामानों का जो मैटर था वो जोर में चल रहा था, तो हमारे अब्बा से मेरा हमेशा डिबेट कुछ ना कुछ बातों पे होता था। तो अब्बा ने कहा था मुझे देखो तुम ये बात पे वहां कुछ बोलना नहीं है, नहीं तो मैं घर से तुमको ये कर दूंगा। आप समझ सकते क्या बोल रहे हैं। और मुझे इंटरव्यू में वही पूछा गया, मैंने उसके ऊपर 20 मिनट 25 मिनट खींचा इंटरव्यू, और मेरा इंटरव्यू एकदम बेहतरीन गया, मैं उसमें भी सिलेक्ट हो गई और PSI बन गई। PSI बनने के बाद बनने तक मैं अकोले नहीं गई, मुझे नहीं जाना था, क्योंकि मुझे मालूम था वहां जाने के बाद लोग वही पूछेंगे क्या वो एग्जाम का बनी नहीं बनी नहीं बनी। और जब वहां पर तब लैंडलाइन फोन थे, और एग्जाम से रिजल्ट से पहले मैं कुछ दिन पहले गई थी वहां, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलती थी, बिल्कुल घर से बाहर नहीं, किसी को पता नहीं मैं आई है। और तब लैंडलाइन फोन थे, सुबह 7 साढ़े 7 बजे लैंडलाइन फोन बजा, और वहां से फोन आया शबाना तुम सिलेक्ट हो गई हो। तब सबके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, सब लोग बहुत खुश हो गए, और मुंबई नगर जिले की फर्स्ट मुस्लिम लेडी PSI बनी तब 1992 में। तो मुझे ये कहना है कि अभी का जो मैं देख रही हूँ, जिस तरह से माहौल है, बच्चे को जिस तरह से आप लोग
बड़ा कर रहे हैं, जिस तरह के फैसिलिटीज दे रहे हैं। हमारे वक्त कुछ फैसिलिटीज नहीं थी। हम अगर उस माहौल से बन सकते हैं तो आप अपने बच्चे को अभी इस माहौल में क्यों नहीं बना सकते हो? आप इसके लिए कोशिश कीजिए, बच्चों को वक्त दीजिए। और आज मैं देख रही, मैं इधर यहाँ पर 20% है जेंट्स में और यहाँ पर 80% है। मतलब जो है अवेयरनेस जो है लेडीज में ज्यादा है पढ़ाई का, लेकिन जेंट्स में नहीं है। आप जेंट्स बुरा मत मानिए, क्योंकि दिख रहा है। यस यस सच्चाई है। सच्चाई हकीकत। बराबर है? और जिस तरह से अभी सब लोग बता रहे, मैं यही कहूंगी, दीन और दुनिया एक साथ साथ चलेंगे तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब रहेगी, खुशहाल रहेगी। अभी मैं खुद भी हर रोज मैं नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ। मैं मेरे थोड़ा सा करियर का भी बताती हूँ, मैंने क्या क्या पोस्टिंग सी है उसमें। जिस तरह से मैंने आप लोग को 5 मिनट टाइम है ना, हाँ, बोलते रहो आप। तो PSI बन गई मैं। और उसके साथ साथ मैंने अभी MA करने के बाद में मैंने लॉ भी किया है। तो मैं बताऊंगी आपको, लेडीज को भी, लेडीज के लिए बहुत अच्छा ये जो है सेक्टर है लॉ का। इसमें नाइट ड्यूटीज वगैरह नहीं है, तो आप भी अपने बच्चों को लॉ कराइए। मैं अभी आगे मेरे रिटायरमेंट के बाद क्या करूँगी पता नहीं, लेकिन लॉ कराइए। मेरे पास 2 मैटर आए थे लड़कियों के। वो लड़कियों को उनके हस्बैंड बहुत मारते थे, बहुत। तो मेरे पास आई, मैंने उनसे पूछा आप लोग क्या कर रहे हो? तो बताया मैडम बहुत मारता है और 2-3 बच्चे लिए। मैंने उनसे कहा तुम ग्रेजुएट हो गए ना, तुम लॉ करो। एक दिन मैं डोंगरी पुलिस स्टेशन में बैठी थी, एक लेडीज मेरे पास आई। मेरे कांस्टेबल को बोला मैडम को मुझे मिलना है, एडवोकेट कुछ नाम बताया। मैंने पूछा टाइम है? उनको बोलो बैठो। बोली नहीं मैडम से सिर्फ मिलना है। वो जब मिली तो मेरे गले पड़ के रोने लग गई। मैडम मैंने लॉ का डिग्री लिया है, आप नागपड़ा पुलिस स्टेशन में जब थी आपने कहा था तुम लॉ करो। मैंने हस्बैंड को तो छोड़ दिया, लेकिन मैं लॉ किया और मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। वाह, 3 साल का लॉ किया उसने, अभी आगे कर। सेकेंड एक लेडीज थी डोंगरी में मेरे पास आई थी, उसके हस्बैंड का भी सेम इशू था। मैंने उससे भी कहा लॉ करो, वो भी अभी 30 ईयर हो गए, वो भी लॉ हो गई। वाह भाई वाह। तो ये मैं ही बताऊंगी, आजकल जो है डोमेस्टिक वायलेंस है ये भी बहुत होता है। तो मैं बताऊंगी लेडीज को लॉ आपके लिए, मतलब घर संभाल के आप कर सकते हो, नाइट ड्यूटीज वगैरह नहीं, इमरजेंसी कुछ नहीं, तो लॉ बहुत अच्छा सेक्टर है, आप उसमें लॉ कीजिए। 2-3 मैं चीजें बताऊंगी बस। अभी वो सिलेक्शन तो हो गया, उसके बाद मैंने एयरपोर्ट में पोस्टिंग किया। मेरे 2-3 पोस्टिंग के बारे में बताऊंगी, अभी बहुत टाइम हुआ है। मैं डोंगरी पुलिस स्टेशन की मैंने सीनियर इंस्पेक्टर का करके और 2.5 साल किया, 2.5 साल की मैंने पोस्टिंग किया उस डोंगरी पुलिस स्टेशन में। 100 ईयर्स में और अभी तक के सफर में मैं सबसे पहले लेडी ऑफिसर जो सीनियर इंस्पेक्टर करके मैंने काम किया। और डोंगरी पुलिस स्टेशन आप समझ सकते हो किस तरह का एरिया मुंबई का। मुझे पूछा गया मैडम आप डोंगरी करोगे? तो मैंने बोला सर मुझे डोंगरी करना है। जहाँ पर चैलेंजेस होते हैं वहां पर ही काम करने में मजा होता है, बराबर है। अगर हम सफर कर रहे हो, सीधा सा रोड है, तो कुछ मजा नहीं आता। बीच में थोड़े से ब्रेक वगैरह लगते तो हम हिल जाते हैं और थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो सीधा सफर कभी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा चाहिए बीच में। तो डोंगरी पुलिस स्टेशन में मैंने जाने के साथ में 2 महीने में 25 kg MD ड्रग्स मैंने सीज किया था। आप गूगल पे भी देख सकते हो केस कार्य, मुंबई पुलिस में बहुत बड़ा कार्रवाई था। और दूसरा था एक छोटी बच्ची थी 52 डेज की, वो किडनैप हो गई थी, दूसरे एरिया से हुई थी। लेकिन हमारे जो सीनियर ऑफिसर 27 टीम बनाए थे, तो हमारी टीम ने उसको 7 हॉर्स में लेके और उसके पेरेंट्स के पास लिया था उसको। और ऐसी बहुत सारी चीजें वहाँ की मैंने वहाँ पर 2.5 साल में बहुत अच्छा काम किया, कभी लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं होने दिया। तो मुझे ये कहना है क्या, और मैं डोंगरी पुलिस स्टेशन में मेरे हर जगह है, मतलब मेरे पास कुरान हर जगह पुलिस स्टेशन में होता है। मैं खुद का कुरान जाए नमाज सब रखती हूँ। तो मुझे ये कहना है कि आप लोग सोच रहे होंगे पैंट शर्ट पहनते हैं इसलिए नमाज पढ़ते होंगे, हिजाब नहीं कर रहे तो नमाज पढ़ते होंगे, नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है। मुझे जब से समझ आई तब से मेरे पूरे रोजे होते, मैंने हर डे नाइट में एडजस्ट करके रोजे रखे और कुरान नमाज रेगुलर होती। मतलब मेरे कहीं भी मैं जाती तो वो पहले चीज वो साथ में। तो आप दिन और दुनिया साथ में करना चाहिए, इससे पॉलिश होते। और जैसा सर बता रहे थे आपके इमाम साहब बता रहे थे क्या, हमारे लोग जो है वो कहते कि नहीं हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे साथ वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग है ना पहले मेन स्ट्रीम में आइए। जब तक हम मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे ना तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। आपको नॉलेज चाहिए, इसके लिए नॉलेज बहुत जरूरी है। तो मैं ये सभी पेरेंट्स से बोलूंगी कि आप अपने बच्चे खास करके UPSC और MPSC में उतारिए, ये बहुत जरूरी है। मैं शेख साहब से हमेशा बोलती हूँ, अजीत शेख साहब से, क्या सर हम जगह जगह पर लाइब्रेरी, मस्जिदों में लाइब्रेरी बनाएंगे।
यूपीएससी एमपीएससी के, मैंने भाईजान तुम्हारे से भी बोला था कि यूपीएससी के लिए हम लोग जो लाइब्रेरी है, बच्चे लोग जो है मस्जिद में आते हैं पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, वहाँ पर उनको अगर बुक्स मिलेंगे यूपीएससी के एमपीएससी के, वो नमाज के बाद वहाँ पर बैठेंगे और उसकी तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो उसके लिए हम लोग का ग्रुप है जो मराठा, हम उसके लिए मदद कर सकते हैं। और सर ने आपने कहा था वाचाल तर शिकाल, माझं पण वाचाल तर वाचाल, शिकाल तर वाचाल, वाचाल तर वाचाल, वाचाल तर बरोबर दोन्ही झालं ते, वाचाल तर वाचाल आणि शिकाल तरी वाचाल, बरोबर आहे, पढोगे तरी तो दोन्ही बचोगे. आहे. तर मी सगळ्यांना हेच म्हणेन, बरोबर आहे ते, शिकण्याशिवाय आपल्या आयुष्याला पर्याय नाही. पहिले शिकलेच पाहिजे आणि मेहनत केली, मेहनत आणि जिद्द ह्या दोन गोष्टी जर असेल तर तुमचं जे आहे तुम्ही यशाचे शिखर नक्कीच पार पडू शकता. त्यामुळे प्रत्येक पॅरेंट्सना मी हीच विनंती करेन की तुम्ही आपल्याला मुलांना एक वेळेस जेवण कमी करा, एखादा साधा फोन द्या, स्मार्टफोन देऊ नका, परंतु आपल्या मुलांना शिकवा. एखाद्या वेळेस हॉटेलमध्ये कमी जेवायला जा. आपल्या मुस्लिम इलाक्यामध्ये जेवणाचे हॉटेल जास्त आहे आणि शिक्षणाचे जे आहे एकदम right. पर्यायी व्यवस्था ते फार कमी आहे. वाईट मानू नका. आता मी पुण्यामध्ये गेले होते, कोंडवेमध्ये गेले होते, मला रात्रभर बरीच हॉटेल उघडी दिसली आणि आपले लोक आहे ना जेवताना बाहेर दिसले. मला खूप आश्चर्य वाटलं. एक तर मुस्लिम समाज, बायकांनी सुद्धा रात्री उशिरा घराबाहेर पडलं नाही पाहिजे, म्हणजे हॉटेलमध्ये कशी जातात इतक्या उशिरापर्यंत, तिथे जेवतात. आश्चर्याचाच भाग आहे ना. तर जे हॉटेलिंग सुद्धा कमी, आम्ही हॉटेलमध्ये जातो पण एक लिमिटेशन्स. तर आपल्या वेळेत आता एक झाले, म्हणजे एक फॅशन झालं की फक्त हॉटेलमध्ये जायचं, काहीतरी कार्यक्रम काढायचं आणि जायचं. त्यामुळे मुलांना कम्युनिकेशन, आणि एक कम्युनिकेशन फार गरजेचं आहे. मुलांचं आणि त्या पॅरेंट्सचं कम्युनिकेशनच राहिलेलं नाही. पॅरेंट्स घरामध्ये आले की ते मोबाईलवर लागलेले असतात, टीव्हीवर लागलेले असतात आणि आई वडील आपले ते मुलंही मोबाईलवर. त्यामुळे कम्युनिकेशन फार गरजेचं आहे. आता मी मुंबईवरून अकोल्याला येत होते, एक छोटंसं इन्सिडेंट सांगते. आम्ही चहासाठी एका ठिकाणी थांबलो. मराठी कळत आहे ना? चहासाठी एका ठिकाणी थांबल्यानंतर त्या आजीशी मी बोलायला सुरुवात केली आणि त्या आजी बोलल्या मी 107-108 वर्षाची आहे आणि त्या आजीची मुलगी आणि जावई जो आहे ना तो वडा पाव आणि ते छान विकत होते. मी आजीने माझा फोटो दाखवला असंच. म्हटलं आजी मी किती वर्षाची असेल? आजी म्हटलं तू पोलीस आहे? म्हटलं हो. आजी म्हटल्या माझी नात पण पोलीस व्हायला गेलेली आहे. मराठी फॅमिली होती, माझी नात पण पोलीस व्हायला गेली आणि त्या आजीच्या जावाईने माझे पाय धरले. मी म्हटलं आई वडिलांशिवाय आणि देवाशिवाय कोणाचे पाय धरू नका, तुम्ही माझे पाय नका धरू. आणि त्यांनी त्यांची नात दाखवली, अश्विनी नावे दिसत. त्या अश्विनीने मला लगेच फोन केला काल रात्री आणि सांगितलं मॅडम मी DYSP ना प्री पास झालेली आहे आणि आता मेनची तयारी करत आहे. म्हणजे एक वडापाव तळणाऱ्याची मुलगी जर DYSP होऊ शकते पुढची, तर मग आपण तर सगळे चांगले दिसतंय मला. मग आपली मुलं काय होऊ शकत कलेक्टर वगैरे? काय आहेच काय रिस्पॉन्स? काहीच नाही. किती मुलं लोकांची मुलं होणार, काय रिस्पॉन्स नाही समोरनं. देखो किसी के भी हाथ में ऊपर. वो बोल रहे कलेक्टर बन के दिखाएंगे वो. अच्छा, बहुत अच्छी बात है. हम रिटायर भी होंगे तो आप आके जरूर मिला. मैडम आपका स्पीच सुने थे और मेरा बच्चा कलेक्टर बन गया. मुझे अगर अभी शेख साहब सुन जो है हमारे कम्युनिटी से IAS जो है, मैंने भी फर्स्ट टाइम सुनी हमारे कम्युनिटी में IAS शेख साहब का नाम फर्स्ट सुना है. सर अगर मुझे अगर किसी ने पूछना चाहा, अभी अगर पूछेंगे आपकी इच्छा क्या है, आखिरी इच्छा क्या है, तो मैं वही बोलूंगी IAS बनना सर. मैं अभी भी इस इतने एज के बाद भी मैं हमेशा जो UPSC जो बच्चे लोग क्लियर होते हैं उनके वीडियोस देखती हूँ, वो कैसे आगे गए देखती हूँ. मुझे बहुत क्रेज है अभी भी, क्योंकि मुझे उस वक्त सही तरह से गाइडेंस नहीं मिला, जिससे डायरेक्शन नहीं मिला, तो हम लोग नहीं जा पाए वहाँ पर. तो मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि तुम लोग जो है अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ और पढ़ने के सिवा कुछ नहीं है. मुझे बहुत बुरा लगता है
अगर गैरेज अगर देखा जाएंगे तो हमारे लोग की गैरेज से मैक्सिमम सही है। तो मुझे कहना है कि हमको इससे बाहर निकलना है और मेरा मकसद सिर्फ आने का यही है कि मैं आप लोग के लिए आई हूँ और मेरा वर्दी पहन के यहाँ पर आने का मकसद भी है कि कुछ बच्चे मेरे जैसे बने। क्या बात है। मैं हमेशा कल में हमारे भाई का खेत है वहाँ पर गई थी। वो खेत के बाजू में एक छोटा सा खेत है बंदे का, मराठी फैमिली है। वो बताया कि मैडम इसको पुलिस बनना है। मैं 20-25 मिनट में भी उसको मैंने बहुत कुछ बताया एमपीएससी के बारे में और सब कुछ। मुझे ऐसा लगा, मैंने बोला आप मेरे साथ फोटो निकालो आज और आप जब बनोगे तब और मेरे से मुझे आपके साथ फोटो निकालना है। तो हमेशा जो है पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे पास इल्म है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इल्म बढ़ाने से कभी भी खत्म नहीं होता है, वो बढ़ते रहता है। जैसे सर ने आज जो औरंगाबाद के सर है वो बता रहे थे, उनकी मुझे स्पीच बहुत अच्छी लगी सर आपको। तो आप पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे और आप जैसे आज मुझे देखने के लिए आए ऐसे मुझे आपके बच्चे लोग को देखना है और बहुत सारे बच्चे लोग को बनाना शामिल है। कितने बच्चे बनोगे पुलिस? बच्चे लोग आगे बढ़े कितने बनोगे? हाँ? अच्छा पैवेलियन के, अच्छा आपको पैवेलियन के बारे में बोलना है नहीं, पुलिस की वर्दी देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है सबको। और आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग की ड्यूटी है, ये सबको फैमिली लाइफ मिलता है, अच्छे से मिलता है। आप लोग की कुछ गलत फहमी होगी। पुलिस बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं पुलिस की लाइफ जो है अच्छी नहीं है, नाइट ड्यूटीज होती है, डे ड्यूटी होती है, फैमिली को टाइम नहीं। कभी कभी होता है कि टाइम नहीं देना पड़ता है, लेकिन इस पुलिस की ड्यूटी जैसा मजा मुझे लगता नहीं दूसरी ड्यूटी में। इसलिए आप अपने बच्चों को पुलिस बनाइए। थैंक यू बहुत। कितने साल बाकी है आपके? 3 और पूरी सर्विस बॉम्बे में हुई? वेरी गुड।